Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to Learnify. Today we are going to start chapter number 2 of Gender Studies and the topic that we are going to cover is Historicizing Constructionism. सबसे पहले ये देखते हैं कि historicizing constructionism होता क्या है. Basically, historicizing constructionism means that over the course of history, certain ideas have been constructed about gender. And these ideas have been enforced and then reinforced throughout the time. सो इन टुडेज वर्ल्ड दे आर नॉट प्रेजेंटेड एज कॉन्स्ट्रक्ट, बल्कि आज हमें वो एक एसेंशियल ट्रुथ नजर आते हैं. हालांकि वही आइडियाज़ वो प्रोडक्ट होते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का. लेट्स हैव अ लुक ऑन ओवरव्यू ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कि किस तरह से सोशली जेंडर कंस्ट्रक्ट हुआ है डिफरेंट पीरियड्स में. सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रियार्की वर्सेस पैट्रियार्कल सोसाइटी. पहले हम ये देख लेते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी होती है और पैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी होती है. मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ वो होती हैं जहाँ पे वुमेन का रूल होता है और पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे मेल रूल करता है या मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती हैं. सो इन द बिगनिंग देयर वर सोसाइटीज़ वेयर देयर वाज अ वुमेन रूल जहाँ पे मैट्रियार्की होती थी. हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता हिस्ट्री में, बट जब हम एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ सोसाइटीज़ मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ भी गुजरी हैं. फिर उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी आ गई, टाइम चेंज हुआ और मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ आ गई. उसके बाद हंटिंग एंड गैदरिंग एरा आता है. इन हंटिंग एंड गैदरिंग एरा वुमेन यूज टू गैदर एंड मेन हंट. यहाँ पे भी वुमेन को सब्जुगेट किया गया. फिर उसके बाद एग्रेरियन सोसाइटी आ जाती है. एग्रेरियन सोसाइटी आते ही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया. मैन स्टार्टेड यूजिंग एज अ रिप्रोडक्टिव मशीन. शी वॉज नॉट इवन अलाउड टू इनहेबिट एनी प्रॉपर्टी, बल्कि यहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी में उसको एक एज अ रिप्रोडक्टिव मशीन के तौर पे यूज़ किया जाता था, एज अ टूल यूज़ किया जाता था. बाद में मोनारिकल सोसाइटीज़ आई थी, वहाँ पे भी वुमेन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ही समझा जाता था. इवन समटाइम्स मोनारिकल सोसाइटीज़ में वॉर डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए वुमेन को दे दिया जाता था. बाद में इंडस्ट्रियल एरा आता है, वहाँ पे भी वुमेन की कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. वुमेन वर कंसिडर्ड एज अ चीप लेबर इन इंडस्ट्रियल एरा. फिर बाद में कॉलोनियल पीरियड आता है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक, कोई सोशल राइट्स नहीं थे वुमेन के लिए. लेकिन चीज़ें चेंज हुई पोस्ट कॉलोनियल एरा में. पोस्ट कॉलोनियल एरा में क्या हुआ कि वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड आफ्टर दैट टाइम वुमेन फॉट फॉर देयर राइट्स. फर्स्ट और सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में वुमेन ने बहुत सारे राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, लाइक राइट टू वोट. उनको कस्टडी राइट्स चाहिए थे, अपने ही बच्चों की कस्टडी उनके पास नहीं होती थी, उन्होंने कस्टडी राइट्स के लिए आवाज़ उठाई. फिर एजुकेशन के लिए राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी. तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्मूथ होना शुरू हुई थी. लेकिन अभी भी 21st सेंचुरी में भी वुमेन को वीक कंसिडर किया जाता है, इमोशनल कंसिडर किया जाता है. हालांकि चीज़ें चेंज हुई हैं, पोस्ट मॉडर्न एरा में चीज़ें चेंज हुई हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म एरा में जितने भी फेमिनिस्ट थे उन्होंने बाइनरी मॉडल को चैलेंज किया है. बाइनरी मॉडल क्या होता है कि बाइनरी मॉडल ने कुछ ट्रेट्स डिफाइन किए होते हैं फीमेल के लिए और मेल के लिए भी. अगर फेमिनिटी है उसकी क्या स्टेट है कि वुमेन है तो इमोशनल है एंड शी इज़ जस्ट ओनली मेंट फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस. वो वीक है, वो अफ्रेड है, वो सबमिसिव है और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्फेयर को कंट्रोल कर सकती है. आई मीन सिर्फ और सिर्फ घर बार को देख सकती है. एंड शी विल वर्क अकॉर्डिंग टू ब्रेन. एंड ब्रेन किसको कंसिडर किया जाता था? मेन. मतलब वो मेन के हिसाब से काम करेगी. और मस्कुलिनिटी की भी कुछ ट्रेट्स थी, लाइक मेल को रैशनल समझा जाता था, इंडिपेंडेंट समझा जाता था, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, डोमिनेंट. और ये था कि वो प्राइवेट स्फेयर नहीं बल्कि पब्लिक स्फेयर को कंट्रोल करेगा. तो पोस्ट मॉडर्न एरा में ये हुआ था कि ये बाइनरी मॉडल था, इसको चैलेंज किया गया था. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म या हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म का आइडिया यही था कि ये जो आपने बाइनरी मॉडल में ट्रेट्स दिए गए हैं, आपने ट्रेट्स डिफाइन किए हैं, ये असल में आपकी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं. और वो ये कहते हैं कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन है और इसमें ये जो आइडियाज़ आप जो होते हैं रेस, क्लास, जेंडर, इनका असल में कोई उस तरह से मीनिंग नहीं होता. ये इसके मीनिंग तब आते हैं क्योंकि आपकी सोसाइटी इसको मीनिंग देती है और कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप्स को दूसरों के ऊपर प्रिविलेज दी जाती है. जुडिथ लॉर्बर की एक बुक है नाइट टू हिस्ट्री द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. उसमें उनका ये कहना है कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है ना जेंडर की, ये बच्चा पैदा होता है तभी स्टार्ट हो जाती है. जब एक बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बताता है कि ये लड़का है, ये लड़की है. तो जुडिथ लॉर्बर का ये कहना है कि ये जो प्रोसेस होता है ना सोशल कंस्ट्रक्शन का, ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं. फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है या फर्स्ट एजेंट जो है सोशलाइजेशन का, वो फैमिली है. आपके पेरेंट्स जो होते हैं फिर इस सोशलाइजेशन के पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं. सबसे पहले बच्चे की ड्रेसिंग की बात आती है तो कुछ कलर्स असाइन किए जाते हैं जेंडर के को देखते हुए. फॉर एग्जांपल, अगर बेबी गर्ल है तो उसको पिंक कलर ही पहनाया जाएगा, अगर बेबी बॉय है तो उसके लिए ब्लू कलर है. तो ये जो कलर होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ को, और ये पेरेंट्स यहाँ से सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ये सब कुछ कर रहे होते हैं. उसके बाद कुछ टॉयज़ होते हैं जो पेरेंट्स आपके सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गर्ल यू आर सपोज टू प्ले विद डॉल्स.
एंड बी स्वीट एंड इमोशनल। और अगर लड़का है तो वो क्या होता है कि वो एक्शन फिगर्स उसके लिए हैं, वो अग्रेसिव होगा, वो रेशनल होगा। तो ये जो क्लॉथ्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, इवन लैंग्वेज जो यूज़ होती है, तो ये एक किस्म का जेंडर स्टीरियोटाइप्स बना रही होती है, सोशलाइजेशन या सोशली जेंडर को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। एक अगर जेंडर उसको स्ट्रॉन्ग कहती है, आपकी सोसाइटी वुमेन को वीक कहती है, और मेल को कहती है स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोलिंग है, एंड मेल के पास पावर होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी सोसाइटी क्लासेस को भी डिफाइन करती है। कैसे करती है? अगर कोई बंदा अपार्टमेंट में रहता है तो ये कंसिडर किया जाता है, सोसाइटी ये कंसिडर करती है लोअर क्लास से होगा। और अगर कोई घर में रहता है तो ये कंसिडर किया जाता है ये मिडिल या अपर क्लास से है। अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो ये कंसिडर किया जाता है ये अमीर होगा। और अगर कोई बच्चा पब्लिक स्कूल में जा रहा है तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये पुअर है या लो इनकम है इनकी। तो आपकी जो सोसाइटी होती है वो आपके क्लास को भी, आपके सोशल स्टेटस को देखते हुए वो कंस्ट्रक्ट करती है, वो जज करती है। इसके अलावा मीडिया का भी रोल है। मीडिया का कैसे रोल है कि मीडिया में हमेशा टीवी पे आपको ऐसे हज़ारों शोज़ नज़र आते हैं, हज़ारों ड्रामे होते हैं जहाँ पे हमेशा एक मेल हीरो आकर एक वीक फीमेल हीरोइन को बचाता है। तो हमारे बच्चों के माइंड में ये चीज़, ये मैसेज चला जाता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि वुमेन वीक ही है, और फिर सोसाइटी में हमेशा वुमेन को वीक ही समझा जाता है। इसके अलावा कुछ कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स भी जो होते हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बाइस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वुमेन है तो कल्चर और रिलीजन में ये कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत वीक है और ये इन्फीरियर है, मेल जो है वो सुपीरियर है। तो ये आइडियाज़ डेवलप होते 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 आजकल हमें यही लगता है कि वुमेन जो है इन्फीरियर है मेन से। सो आपकी फैमिली, स्कूल्स, मीडिया, कल्चर, ये सारे के सारे जेंडर को कंस्ट्रक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या सोशलाइजेशन या फिर जेंडर के जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्टीट्यूशंस का भी है। अब देखते हैं कि थेरीज कौन सी हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की। सबसे पहले जुडिथ लॉर्बर की ही बात करते हैं। जुडिथ लॉर्बर ने अपनी बुक नाइट टू हिज डे द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में कहा था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके उसकी डेथ तक जितने भी रोल्स होते हैं आपकी सोसाइटी डिफाइन कर रही होती है। कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह के टॉयज चूज़ करने हैं, कौन सा करियर अडॉप्ट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी बता रही होती है। सेकेंडली, एलन जी जॉनसन, वो ऑथर थे पेट्रियार्की के। पेट्रियार्की एक बुक थी, तो उसमें वो कुछ रोल्स बताते हैं। कहते हैं कि कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं मेल के बारे में और फीमेल के बारे में। कहते हैं कि मेल है तो ये समझा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, स्ट्रेंथ है उसके पास, एफिशिएंसी है, कंपैटिटिवनेस है, टफनेस है, एंड वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। और अगर फीमेल है तो ये कंसिडर किया जाता है कि इनएफिशिएंसी है, कॉपरेशन है, शेयरिंग है, कंपैशन है, केयरिंग है, इमोशनल है। और बाद में वो अपनी इसी बुक में कहते हैं कि पावर लुक सेक्सी ऑन मेन नॉट ऑन वुमेन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वुमेन एफिशिएंट नहीं है, वुमेन अनस्किल्ड है एज कम्पेयर टू मेन। तो इसका ये मतलब है कि ये जो जेंडर होता है ना, जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हम, वो मेल को ऐसे कंसिडर करता है कि मेल के पास पावर होनी चाहिए। एंड दिस वेरी कोट, कौन सा कोट? पावर लुक सेक्सी ऑन मेन नॉट ऑन वुमेन। दिस कोट इज वन मोर थिंग दैट इज कंट्रीब्यूटिंग ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। क्योंकि इसमें आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मेल के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ज़्यादा प्रिविलेज होनी चाहिए ओवर वुमेन। जो थर्ड थ्योरी है वो है मेंटोरिंग विद क्लास। ये एक बुक है, सेंड्रा केयर्ट ने लिखी थी। उसमें वो डिफरेंट सोशल क्लासेस को डिफाइन करती हैं जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमारी आती है। तीन ही सोशल क्लासेस हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास को कंसिडर किया जाता है बड़े रिच लोग होते हैं, मिडिल क्लास को नॉर्मल लोग होते हैं, और जो लोअर क्लास में गरीब लोग होते हैं। ये कंसिडर किया जाता है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस होती हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, सही एजुकेशन वगैरह होती है। जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक एक्टिविटी करवाई गई है क्लास में, और जब बच्चों से पूछा गया कि जब उनसे अपर क्लास के बारे में पूछते हैं तो उनके माइंड में क्या आता है, तो उन्होंने कहा रिच एंड वाइट, कि रिच एंड वाइट लोग आते हैं। फिर जब पूछा गया कि मिडिल क्लास में कैसे लोग आते हैं, कहते हैं नॉर्मल लोग होते हैं, टिपिकल फैमिली होती है 3 या 4 लोगों की, और एक नई सी कार होती है उनके पास। और जब उनसे बोला गया कि आपको लोअर क्लास के बारे में क्या आपके माइंड में आता है जब पूछते हैं, तो कहते हैं कि वो ऐसे लोग होते हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो ये जितनी भी जो सोशल क्लास है, आपकी सोसाइटी जो होती है क्लासेस को डिफाइन करी होती है कि अगर वो अपर क्लास है तो बहुत अमीर होगा, अगर मिडिल है तो नॉर्मल में होगा, और अगर लोअर है तो गरीब होगा। फिर ये कहा जाता है, अगली थ्योरी है कि जो रेस है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये एक बुक थी, रेशियल फॉर्मेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, ये लिखी थी माइकल ऑमी एंड हॉवर्ड बेनेंट ने। ये कहते हैं कि जो रेशियल फॉर्मेशन है वो सोशियो हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी जो रेशियल कैटेगरीज होती हैं वो पहले क्रिएट होती हैं, फिर इनहेबिट होती हैं, फिर ट्रांसफॉर्म होती हैं, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो ये कहते हैं कि जो रेस होती है ना, ये भी आपकी सोसाइटी ही फॉर्म कर रही होती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जेंडर हो, क्लासेस हो, रेस हो, जितनी भी चीज़ें हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। अब देखते हैं कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल डोमेन में देखते हैं तो वुमेन को पॉलिटिकली उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स वुमेन का स्फेयर नहीं है, क्योंकि वुमेन को
इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन, और ये समझा जाता है कि उसके पास इतना दिमाग नहीं है। उसके अलावा अगर वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेट भी करती है उसको कम पे किया जाता है। एजुकेशन से वुमेन को दूर ही रखा जाता है। डिसप्रोपोर्शनेट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अगर वुमेन घर में काम भी कर रही है तो वहाँ पे भी उसके काम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, और मेल जो है वो सारी की सारी पावर्स इंजॉय कर रहा होता है। और अगर हमने जेंडर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है तो इसका मतलब होता है हम इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि मेल और फीमेल के बीच में बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बट हम उनकी बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि कुछ हम स्टीरियोटाइप्स डेवलप नहीं कर सकते हैं अबाउट जेंडर। That's all for today's topic. If you have any question, then write me in the comment box, या फिर आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं. If you like my video and find it informative, then like it, share it and subscribe it. Thank you so much.